नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो की इस खास सीरीज में। और अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके महल से उनकी पत्नी के साथ किडनैप किया और यूएस ले गए और उनको वहां रख लिया है। आरोप उनके ऊपर यह है कि वो ड्रग कार्टेल चलाते थे, टेरर फंडिंग करते थे और इसीलिए अमेरिका ने उनको अपने कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चलाएगा। एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट का किडनैपिंग एक बहुत ही भयानक घटना है पूरे विश्व पटल पे, जो पहली बार होती हुई दिख रही है। इससे पहले भी अमेरिका ने इराक में और कई देशों में इंटरवेंशन किया था, लेकिन इस तरह की घटना कि वहां के हेड ऑफ स्टेट्स को ही किडनैप करके ले जाए, ये पहली बार दिख रही है। इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों वेनेजुएला को इतना ज्यादा टारगेट किया गया और अब कोलंबिया और अलग अलग देशों को धमकी दी जा रही है? ग्रीनलैंड के लिए भी डेनमार्क थोड़ी चिंता में आ रहा है। मकसद क्या है इसका? क्या एसेट पे कब्जे की लड़ाई है ये, या वाकई जन कल्याण की लड़ाई है जिस तरह से अमेरिका प्रेजेंट कर रहा है, या कुछ और बात है? इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सदी में जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें से एक है टैरिफ, जो परमानेंटली डैमेज हो गई है पूरा वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम, और दूसरी ये घटना हुई क्योंकि इससे पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक बड़ा चेंज आने वाला है। इसको समझने के लिए आज हम चलेंगे नरेंद्र तनेजा सर के पास, जो एक रिनॉन्ड पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। वर्ल्ड फोरम पे इनकी बात बहुत गौर से सुनी जाती है और ऑयल पे खास तौर पे एक अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड में। तो चूंकि मुझे ऐसा अंदेशा है कि ये तेल का ही खेल ज्यादा बड़ा लगता है, इसलिए तनेजा जी से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। तो तनेजा जी, बहुत सारी खबरें पिछले शनिवार रात से अब तक लोगों ने सुन ली होंगी, तो बहुत बैकग्राउंड में जाते हुए मैं स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर आप उसका विस्तार करिएगा कि अमेरिका ने जो कुछ किया है वेनेजुएला में, ये सिर्फ तेल का खेल है या कुछ और भी है? देखिए नीरज जी, अगर वेनेजुएला जो है वहां पे बड़े तेल के भंडार नहीं होते हैं और बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार भी नहीं होते, इसके अलावा यह है कि वहां पे सोने के भी काफी भंडार हैं और रेयर जो मटेरियल होता है उसके भी वहां भंडार है, लेकिन तेल जो है वो प्रमुख है। वहां तेल के भंडार, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में है। 300 बिलियन बैरल्स के से लेकर के 400 बिलियन बैरल्स, जो एक फिगर निकल के आती है जो ज्यादातर जियोलॉजिस्ट मानते हैं, वो कि वेनेजुएला में कम से कम 370 बिलियन बैरल्स तेल के भंडार हैं। और वो अमेरिका से बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं। अगर आप फ्लोरिडा से आप वहां जाते हैं तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे हवाई जहाज से, ऐसे समझिए जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ये जो तेल है किसी भी देश के लिए जो है, ये एक तरह की, अगर तेल आपके पास है तो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, एक तरह का आशीर्वाद होता है प्रकृति का आपके ऊपर। लेकिन वेनेजुएला के लिए वही अभिशाप बन गया है। अगर वेनेजुएला में तेल नहीं होता तो प्रेसिडेंट ट्रंप वेनेजुएला की तरफ झांक के नहीं देखते, क्या लेना देना उनका, है ना। अब चूंकि वेनेजुएला के पास इतने बड़े तेल के भंडार है और अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, लेकिन अभी भी वहां डेफिसिट है। जितना तेल का वो उत्पादन करते हैं और जितना तेल की वहां खपत है, उसमें अभी भी कुल मिलाकर के लगभग 6 मिलियन बैरल्स पर डे का डेफिसिट है, जिसे वो आयात करते हैं, खासतौर से खाड़ी देशों से, सऊदी अरब, कुवैत, इराक वगैरह से। इसीलिए उन्होंने तमाम युद्ध लड़े, सद्दाम हुसैन को हटाया गया था, आपको याद होगा, वो सारी तेल के लिए लड़ाई थी। अब ये जो वेनेजुएला की लड़ाई है उनका, उनको ये लगता है ट्रम्प साहब को कि ये जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो जिसमें नॉर्थ अमेरिका हो गया, अटलांटिक के देश हो गए, लैटिन अमेरिका हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, उनका ये मानना है ये एक ऐसा इलाका होना चाहिए जहां पे अमेरिका को कोई चुनौती ना दे, और अगर कोई चुनौती दे तो बस उसकी खबर ले लो। अब चूंकि रशिया भी और चाइना ये वेनेजुएला में बहुत दखल रखते हैं और वहां के तेल क्षेत्र में तो उनकी बड़ी दखल है। जो आज की तारीख में वेनेजुएला 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है प्रतिदिन, उसका 50% तो चला जाता है चाइना को और कुछ हिस्सा उसका क्यूबा को जाता है। इन दोनों देशों को अमेरिका पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ यह है कि अगर इनका रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट वेनेजुएला में, वहां की अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा है कि वेनेजुएला को $80 बिलियन इन दो देशों को देने हैं, कर्जा है, वो करते हैं, है ना। तो ऐसी उनको ये लगता है कि ये चीन की पकड़ वहां बढ़ रही थी, काफी उस पूरे इलाके में बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका का ये कहना है, अब उन्होंने ये करके ये दिखाया है कि देखो वो क्या कर सकते हैं। चाइना को तो सब लोग बोलते हैं ताइवान को हड़प लेगा, ताइवान में फौज भेज लेगा, और अमेरिका ने वो करके दिखाया है जो हॉलीवुड की फिल्में नहीं दिखा पाई, कि करेक्ट। हाँ, कि किसी भी सॉवरेन कंट्री में आप चले जाएं और वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को आप उठा के ले आए, उसकी पत्नी को भी उठा के ले आए,
और लाके न्यूयॉर्क में ये बोले अमेरिकन कानून के तहत आप पे मुकदमा चलेगा। वो अमेरिकन नागरिक नहीं है, पर उस बात की कोई परवाह नहीं करी जाए। और साथ में उसके बाद जो है उन्हीं की वाइस प्रेसिडेंट, जो उनकी हैंडपिक्ड वाइस प्रेसिडेंट थी, उनको वहां पे प्रेसिडेंट बना दिया। और कुल मिलाकर जो है इस समय वहां पे तमाम समुद्री जहाज घूम रहे हैं वेनेजुएला के आसपास, जिनमें वेनेजुएला का तेल है, लेकिन अमेरिकन नेवी उनको निकलने नहीं दे रही। तो कुल मिलाकर के पूरा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वो तेल के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े उत्पादक वहां पे हैं। कनाडा बहुत बड़ा तेल का उत्पादक है और बहुत बड़े वहां तेल के भंडार है। मैक्सिको बड़ा तेल का उत्पादक, बड़े भंडार। आप और नीचे आए, ब्राजील बड़ा तेल का उत्पादक, बड़े तेल के भंडार। वेनेजुएला वो तो है ही है। गुयाना जो बिल्कुल वेनेजुएला के बॉर्डर पे है, सटा हुआ है एकदम, बड़े तेल के भंडार वहां पे। कोलंबिया, वहां पे भी तेल के भंडार। वो पूरा इलाका ऐसा है, अमेरिका ने ये गोला भाग करा है कि अगर ये सारे इलाके पे हमारा दबदबा हो जाए और यहां से हम चाइना वाइना और बाकी जो ताकतें हैं उनको खदेड़ दें, तो कुल मिला के ये अगर हम सिक्योर कर लेते तो हमने वर्ल्ड में का सबसे इंपॉर्टेंट इलाका जो है उसको सिक्योर कर लिया। और वो हाँ हमारी दादागिरी रहेगी, ये तो हो गया उनका, हमारा जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में बैकयार्ड। यहाँ किसी को नहीं घुसने देंगे। बाकी जगह जो है वो आप कार्व आउट कर लें। अगर रशिया कुछ थोड़ा करना चाहता है, चाइना करना चाहता है, थोड़ा थोड़ा आपको करने दो। हम वर्ल्ड में दादागिरी करेंगे, लेकिन उसके लिए जो कोर एसेट, कोर स्ट्रेंथ उनकी वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसके अंदर अपने को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना लेना, जिससे ऊर्जा के लिए उनको इराक जाना पड़ा था, सद्दाम हुसैन पे को हटाना पड़ा था, वगैरह वगैरह। वो करते आए, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है ये सब करने की। अब अगर हमारा एनर्जी सिक्योर हो गई और काफी हद तक मिनरल्स सिक्योर हो गए, थोड़ी चूचा करेगा ब्राजील, उसको ये हैंडल करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उसको मैनिपुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे, थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा सुनाएंगे। लेकिन बाकी कोई देश ज्यादा नहीं करने वाला है। तो ऐसे ये उनकी उनकी रणनीति समझ। एक बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रम्प साहब का कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। वो कोई जियो पॉलिटिक्स का इतिहास उन्होंने बहुत पढ़ा है, वो सब में विश्वास ही नहीं रखते। उनको ये लगता है, उनका वो सिंपल एक जैसे बोल रहा है उस तरीके सोचना होता है उनका ये। और दूसरे इस बात की परवाह नहीं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, डिसेंसी क्या होती है, डेकोरम क्या, वो परवाह नहीं करना, किसी चीज की परवाह नहीं। ये देखना कि अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है। और अमेरिका वो बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या है? ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक। अगर आपको राइट। मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका लानी है, उस वो संभव ही नहीं है बिना तेल के। क्योंकि जो वेनेजुएला का जो तेल है वो हैवी ऑयल है। और हैवी ऑयल से टार, जिससे आप सड़कें बनाएंगे पूरे अमेरिका में, रिकारपेटिंग करेंगे। और इसके अलावा ये है कि डीजल, सबसे ज्यादा डीजल उससे निकलता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। वो सारा वो तेल वेनेजुएला से आएगा। अब उन्होंने ये करके जो बिना करके जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक, उसके लिए बहुत बड़ा बिंदु बन जाता था वेनेजुएला। और वो लाइन पे आ नहीं रहा था। उन्होंने उसको पेशकश की, उन्होंने खुद बोला कि भाई पेशकश करी थी 2 हफ्ते पहले कि आप सरेंडर कर दो। बात ये उनको पेशकश करेगी आप सरेंडर करके टर्की आ जाओ, इस्तांबुल आ जाओ। उन्होंने मना कर दिया। वो हथकड़ी लगा के न्यूयॉर्क ले गए। तो अब ये इसमें जो जो जियो पॉलिटिकल स्पीकिंग, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं वी आर इन वाइल्ड वेस्ट नाउ। वाइल्ड वेस्ट में कोई कानून नहीं होता। जिसका जिसकी लाठी जितनी बड़ी होगी, उसका उतना ज्यादा जो है दबदबा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अब इस तरह की दुनिया में हम आ गए हैं, जहां पे इंटरनेशनल लॉ ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस हमने तो कभी सुना ही नहीं ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, हेलो, ये क्या होता है। ये इस तरह की अब दुनिया में आ गए हैं जहां हमको सबको अपने अपने हितों की रक्षा करनी है, अपने अपने बॉर्डर की रक्षा करनी है। जिसके पास ताकत नहीं है या जिसके पास फौज नहीं है, वो सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। और सबसे ज्यादा वो घबराया हुआ है जिसके पास भारी प्राकृतिक संपदा है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो या और कोई कमोडिटी हो। और वो छोटा कंट्री और कमजोर है। उनके अंदर तो सबसे ज्यादा खौफ इस समय आ चुका है, जिसमें जी तैवान भी शामिल है और कई और कंट्री शामिल है। सर, 17 जुलाई को मार्क रूबियो ने एक ट्वीट किया था, जो उनके स्टेट सेक्रेटरी हैं, और उसमें उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला में कोई सरकार नहीं है, वहां एक ड्रग कार्टेल ने कब्जा कर रखा है। और मैं मानता ही नहीं कि वहां कोई गवर्नमेंट है। ये उन्होंने 17 जुलाई को, और कल उसके स्क्रीनशॉट को उन्होंने रीट्वीट किया और ये बताया दुनिया को। फिर एक टीवी इंटरव्यू उनसे पूछा गया कि क्या ऑयल के लिए आपने ऐसा किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा ऑयल के लिए नहीं किया, वहां तो ड्रग कार्टेल था। और चाइना यहाँ पे क्यों है, उसका क्या लेना देना, वो भी तो ऑयल के लिए है यहाँ पे। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ऑयल द मेन सोर्स है। फिर वो ये कह रहे हैं ट्रम्प कि अब इस कंट्री को हम रन करेंगे।
ये कैसे हो सकता है कि एक सॉवरेन कंट्री को एक दूसरा देश कह रहा है कि हम रन करेंगे, और इवन जिनको उन्होंने अभी बनाया है प्रेसिडेंट, उनको भी धमकी दे दी है कि अगर आप कायदे से नहीं रहोगे तो आपका हाल उससे भी बुरा होगा। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं रूबियो साहब, वो उनके पिताजी क्यूबा से आए थे। वो लैटिनो हैं, मतलब वो लैटिन अमेरिका से उनकी फैमिली का ताल्लुक है, और इसलिए उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी लैटिन अमेरिका में है। और वो क्यूबा में भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, जहां से उनका परिवार आया, उनके पिताजी वहीं से आए थे। और वेनेजुएला को लेकर के, क्योंकि वो स्पेनिश बोलते हैं रूबियो साहब भी, तो उनको ज्यादा समझ है। अगर आपने क्यूबा को कमजोर करना है और क्यूबा में सत्ता परिवर्तन करना है, उसके लिए आपको वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि जो वेनेजुएला के अंदर जो भी पिछले 25 साल में स्टेबिलिटी थी, वो स्टेबिलिटी इसलिए आ रही थी क्योंकि क्यूबा से 20,000 डॉक्टर वहां काम करते थे। क्यूबा के वेनेजुएला के अंदर काम करते थे। वेनेजुएला के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यूबन्स थे। उनकी जो सिक्योरिटी थी, वो राष्ट्रपति साहब जिनको ये ले गए, उनकी सिक्योरिटी में कहा जाता है क्यूबा के लोग भी थे, क्यूबा फौजी भी थे। तो इसलिए ये रास्ता जो है, ये क्यूबा और वेनेजुएला दोनों निशाने पे हैं। और उनका ये मानना है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है पूरे लैटिन अमेरिका में, उसको लेकर अमेरिका चिंतित है। उसका मानना है लैटिन अमेरिका तो हमारा बैकयार्ड है, चाइनीज के यहाँ क्या कर रहे हैं। तो लेकिन आज की तारीख में, जैसे मैंने कहा, कि कोई बहुत डीप डॉक्ट्रिन है जिसके तहत काम हो रहे हैं, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन इतना जरूर है कि उनका यह मानना है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जिसके अंदर लैटिन अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, है ना, उन्होंने कनाडा को भी धमकी दे रखी है, उन्होंने ग्रीनलैंड को भी कह रखा है ये तो हमारा ही है। उनके अच्छा वहां के फौजी ठिकाने उनके हैं ही ऑलरेडी वहां पे। तो इसलिए वो पूरे इलाके को, उनका ये कहना है, या तो आप हमारी बात मानो, वरना जो हमारे को समझ में आएगा हम उसको करेंगे। तो ये जो सारी एक होता था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का डेकोरम वगैरह जो है, वो हो गया। अब जैसे आपने ये कहा कि भाई आप जो है उनको धमकी दे रहे हैं या वो, ये देखिए क्या होता है कि अब आपने इस तरीके की बात करी है कि हम इन चीजों को, किसी चीज को मानते नहीं है और हम अपने हिसाब से करेंगे। और दूसरी तरफ जो आप उनको देखें कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि क्या कहा उन्होंने ये कहा अब अमेरिका को हम चलाएंगे। और कैसे कहा, उनके पीछे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परसों रात को, भारतीय समय जी। के अनुसार रात को 11 बजे, उस समय वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा जहां उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री खड़े थे। उन्होंने ये कहा दीज टू गाइज, ये लोग अब वेनेजुएला को चलाएंगे। तो आप देखिए कि मतलब कूटनीति की भाषा में अगर कोई और होता तो ये कहता भाई वहां पे वहां की जनता है, जिसको चाहेगी वो चलाएगी, हम जहां सहायता दे सकते हैं देंगे। ये कूटनीति की भाषा होती, पर ट्रंप साहब ये भाषा नहीं बोलते। उनका सीधा कहना था ये तो चलाएंगे। तो अब उसमें यह है कि अभी आने वाले समय में हम वहां थोड़ी उथल पुथल देखेंगे, क्योंकि वहां पे आम आदमी की निगाह में अमेरिका कोई बहुत अच्छा दोस्त उनका नहीं है। तो उथल पुथल देखेंगे वहां पे, और आर्मी के अंदर भी वहां के देखेंगे, सब में देखेंगे। लेकिन एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका इतना बड़ा मिशन, जिसमें वो वहां के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, उनकी पत्नी को उठा करके ले जाए, संभव ही नहीं था जब तक कि अमेरिका ने पिछले कई हफ्ते या महीनों के अंदर वहां की आर्मी के अंदर, वहां की इंटेलिजेंस के अंदर और वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर सेंध बना ली हो। बिना सेंध के संभव ही नहीं था। और उनकी सेंध इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा वो चाहते थे। और जितने भी इनके बॉडीगार्ड थे वहां के प्रेसिडेंट के, लगभग सारे मार दिए गए। तो ये सब जब ही संभव है जब आपके आपके लोग अंदर हों, और जाहिर है वो तो वेनेजुएला के लोग थे जो अंदर थे। तो पूरी सेंध लगा करके और पूरी जो है इसके साथ में पूरी ताकत से ये करा गया। अब मानी हुई बात है, जो तमाम आसपास के छोटे देश वहां के हैं या दुनिया में जो और छोटे देश हैं, उनके अंदर बेचैनी पैदा हो जाना, खासतौर से उन देशों में जिनमें भारी संपदा है। लेकिन अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि जब जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया था तो क्या कहा गया था? कहा गया था उनके पास केमिकल वेपन्स हैं और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये कहा गया था। और उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ, सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? कहा गया वहां कुछ नहीं था। जो टोनी हम्म। ब्लेयर उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिकॉर्ड में उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि हमने वहां कुछ नहीं था ऐसा। तो आप अंदाज लगे, लेकिन मारने वाले को मार दिया। इराक को आपने, इतना प्राउड कंट्री था, आपने उसकी क्या हालत कर दी। अब वेनेजुएला जो है, आप देख रहे हैं, वेनेजुएला को कहा जाता है वो सोप्स और नॉवेल का कंट्री है। सोप मतलब ये जो सीरियल टीवी सीरीज होते हैं, और साथ में हम्म। नॉवेल, मतलब कुल मिला के वहां के लोग बड़े खूबसूरत माने जाते हैं। और हम्म। कुदरत ने उनको इतनी भारी संपदा दी कि वो तो दुनिया के सबसे अमीर देश बन सकते थे अगर उन्होंने ऑयल रिजर्व्स को ठीक तरह हैंडल किया होता। लेकिन अब जो वहां की पूरी कहानी है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये इससे एक मैसेज बड़ा क्लियर आता है, कोई नया मैसेज नहीं है।
मैसेज ये क्लियर आता है कि आप छोटे हों या बड़े देश हों, अपने में आप फौजी रूप से आप में ताकत होनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया करेक्ट। छोटा सा कंट्री है, गरीब कंट्री है और बुरी हालत है वहां पे, लेकिन उनके पास आणविक हथियार हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं। इसलिए कोई भी देश उन पे हमला करने से पहले या वहां झांकने से पहले 10 दफे सोचेगा कि इस देश के पास जो है खोने के लिए कुछ नहीं है और हमारे को बर्बाद करने के लिए इनके पास आणविक हथियार है। इस तरह की दुनिया में हम रहते हैं जिसको लोग वाइल्ड वेस्ट बोलते हैं। मुझे लगता है वाइल्ड वेस्ट भी थोड़ा वो है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये दुनिया है। एक भारत होने के नाते हमको ये देखना है दिस इज द वर्ल्ड। हम तो दुनिया को चेंज कर नहीं सकते, हम वहां नहीं है अभी, लेकिन इतना जरूर है हमको ये देखना है दिस इज द, ये दुनिया हमको दी गई है जिस दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लॉ क्या है, यूनाइटेड नेशंस क्या हम देख रहे हैं, कुछ नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा कैसे करो, आप ये देखो आपकी क्या जरूरत है और आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या हो, कितना बोलना है, कब बोलना है, पूर्ण कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, उस सब का ध्यान रखते हुए अपना फ्यूचर का रास्ता बनाओ और अपने को सिक्योर करो। करेक्ट। अभी इंडिया में हम लोग और बात करेंगे, लेकिन सर अगला अगला सवाल मेरा ये है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं इस समय $60 के आसपास चल रहे हैं, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कुछ सेंट का वोलेटिलिटी थी, $1 की वोलेटिलिटी नहीं आई। तो इस घटना के बाद क्या ऑयल प्राइसेस नीचे ही रहेंगे, क्योंकि सप्लाई काफी बढ़ेगी? अभी जो 18% ऑयल उनके पास है दुनिया, उसमें सिर्फ 1% ही वो निकाल रहे हैं। तो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, दुनिया में सप्लाई बढ़ेगी, तो प्राइसेस नीचे जाएंगे। और इसी में मैं ये भी जोड़ दूं कि अब ये जो ओपेक कार्टेल है, ओपेक प्लस मान लीजिए, उस पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा क्वेश्चन भी जोड़ दें, क्योंकि सब आप एक साथ ही बताओगे, कि ये जो 50 देश हैं जिनकी इकोनॉमी ऑयल से चलती है, वो कैसे सरवाइव करेंगे $60 के प्राइस पे अगर यहाँ रहता है तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तेल की कीमत पे जो भी हो रहा है वेनेजुएला में, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका वजह ये है कि वहां पे तेल के भंडार बहुत हैं, लेकिन जो दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है उनकी भूमिका बहुत छोटी है। जो टॉप 20 एक्सपोर्टर्स हैं ऑयल के, उसमें वेनेजुएला नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं आता। 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन होते हैं, खुद लगाते हैं, बाकी चाइना को बेचते हैं और क्यूबा को बेचते हैं। तो इसलिए उनकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि उनकी भूमिका सप्लाई सिस्टम में नहीं है। इसीलिए वहां क्या होता है, कोई कीमत पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब वो 30 लाख बैरल तेल का उत्पादन प्रतिदिन करते थे और एक्सपोर्ट करते थे, उसका 10% भारत खरीदता था। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि बहुत जल्दी 1-1.5 साल के अंदर वो वापस 30 लाख बैरल तेल का उत्पादन कर सकते हैं। तो तेल जगत ये मान के चल रहा है, चूंकि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया है, वहां कोई वो धूप सेकने के लिए गए हैं, ना कोई मार्केटिंग करने गए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफे कहा कि हमारी कंपनियां वहां जाएंगी और जाकर तेल का खनन भी करेंगी और उत्पादन भी करेंगी। उन्होंने तो स्पष्ट कहा। अच्छा, अब वो वहां जाते हैं, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो प्रोडक्शन का फोकस होगा, सबसे पहले उत्पादन शुरू करो। मेरा अपना ये मानना है कि आने वाले 1.5-2 वर्ष के अंदर वेनेजुएला का 30 लाख बैरल तेल जो है ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में आ जाएगा। और अगर वो आता है तो एज इट इज जो है अभी डिमांड इतनी बढ़ नहीं रही है, लेकिन जो सप्लाई ऑलरेडी काफी है, उसमें और आप जो है अगर 20-25 लाख बैरल जोड़ देते हैं तो कीमतें तेल की फिर नीचे की तरफ जाएंगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, कई दफे कहा उनको सस्ता तेल चाहिए। अमेरिका को अगर जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है या मैन्युफैक्चरिंग वापस लेनी है, अमेरिका को सस्ता तेल चाहिए। अमेरिकन अर्थव्यवस्था सस्ते तेल पे ही चलती है। तेल अगर $60 से नीचे होता है तो उनका वहां इन्फ्लेशन का इशू नहीं बनता। तेल अगर 70, 80, 75 पहुंचता है, वहां पे महंगाई का दौर आता है और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। वो ऐसा होने नहीं देंगे। उनको कोई लिहाज इस बात की तो परवाह करते नहीं है, कहाँ ताकत का प्रयोग करना है, कहाँ क्या करना है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है, बहुत लंबा होराइजन तो कहना मुश्किल हो जाता है। आने वाले समय में तो तेल की कीमतें बढ़ना तय है। लेकिन अगर आप ये शॉर्ट टर्म होराइजन लेकर के चलते हैं तो तेल की कीमतें दबाव में रहेंगी और $60 से नीचे भी जा सकती है। पर $60 का औसत जो है वो एक ऐसा औसत है जिसमें जो बड़े बड़े तेल के प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो जाए, चाहे वो रशिया हो जाए, या सऊदी अरब हो जाए, या इराक हो जाए, वो बड़े आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। इन सबको आदत है ज्यादा हाई प्रॉफिट की। जैसे सऊदी अरब में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर $60 रहता है, सऊदी अरब में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन औसतन $5 से कम है पर बैरल। रशिया के अंदर भी $5 से कम है पर बैरल। जहां जब गहरे समंदर में तेल निकालते हैं, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया या भारत और बंगाल की खाड़ी हो, यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन ये ज्यादातर जो तमाम ऐसे देश हैं जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है।
तो और लेकिन $60 में सिर्फ जो दिक्कत आती है वो अमेरिका में जो शेल के उत्पादक है, शेल जो कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां छोटी छोटी तमाम सैकड़ों कंपनियां का, उनको थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि उनको $65 कम से कम चाहिए। लेकिन $60 में भी वो बैंकरप्ट नहीं होते हैं, $60 में मैनेज कर लेते हैं जो बड़े शेल प्रोड्यूसर हैं। तो ये सारा गुणा भाग लिफाफे के पीछे जिसे बोलते हैं बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन, ये इन्होंने जरूर करा होगा अपनी फोर्सेस को वेनेजुएला पहुंचाने से पहले। अब $60 में क्या है कि ओपेक के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, इसलिए क्योंकि उनको ज्यादा मार्जिन की आदत है। सऊदी अरब जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था को चेंज कर रहा है, अबू धाबी अर्थव्यवस्था को चेंज कर रहा है, वो बियॉन्ड ऑयल की बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिंगापुर बनना चाहते हैं उस तरह की अर्थव्यवस्था। उसके लिए उनको ऑयल प्राइस $70 चाहिए, लेकिन ट्रम्प साहब उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। उनको ये है कि भाई अब चूंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर एक ऑयल ब्लॉक बन के उभरेगा, फॉर्मल ब्लॉक नहीं होगा ओपेक की तरीके से, लेकिन कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इधर वेनेजुएला जो कि ओपेक का मेंबर है, ये सब जो है अब ये अमेरिका के दबाव में काम करेंगे, एक इनफॉर्मल ब्लॉक बनेगा जो ब्लॉक ओपेक को टक्कर देगा। तो जब मर जाए जो ओपेक मीटिंग करके कीमत को $5 $10 ऊपर नीचे करता था, वो अब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उसको ये लोग टक्कर देंगे। और टक्कर से क्या रहेगा कि ओपेक जो है आने वाले समय के अंदर थोड़ा कमजोर होगा और थोड़ा समझौते के मुंह में आएगा। और ओपेक में सबसे बड़ी ताकत जो है वो सऊदी अरब है। अब पहले ये था कि अमेरिका सऊदी अरब को मनाता था, भाई हमारी बात मानिए, तेल सस्ता रखिए, वगैरह वगैरह जो है। अब चूंकि अमेरिका ऑयल के मामले में काफी हद तक सिक्योर्ड हो जाएगा, तब ये हो जाएगा उनको इतनी ज्यादा सऊदी ऑयल की जरूरत नहीं होगी, कुवैती ऑयल की जरूरत नहीं होगी, इराकी ऑयल की जरूरत नहीं होगी। तो इन देशों को अभी भी अमेरिका की जरूरत होगी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इन सब बड़ी, जैसे आपने कहा, वो देश जिनके पास बड़ी संपदा है। अब सऊदी अरब बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी संपदा है तेल की, आबादी तो 3 करोड़ सिर्फ। तो इसलिए जो है वो इन सब तमाम देश हैं जो कि बड़ी बड़ी संपदा इनके पास है, तेल है, इनको अभी अमेरिका चाहिए। अगर अमेरिका आपको चाहिए तो अगर ट्रम्प साहब कहते हैं तेल की कीमत $60 से ऊपर नहीं, तो फिर नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, और अगर सऊदी अरब और अबू धाबी एक तरफ हो जाते हैं तो ओपेक को सुनना पड़ेगा। कॉकपिट तो ओपेक की यही है, 3-4 देश जो खाड़ी के देश है। इसलिए पूरा जो लैंडस्केप है वो वेनेजुएला से एनर्जी का लैंडस्केप बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और दूसरी तरफ जो है कुल मिलाकर के ये जो बात हो रही थी कि तैवान में क्या होगा या यूक्रेन में क्या होगा, वो सब जो है बिल्कुल अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि उसकी जो प्राथमिकता है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। उसकी प्राथमिकता ना यूक्रेन है ना तैवान है। उसने ये स्पष्ट किया है वो वहां कंसोलिडेट कर रहा है अपने को। उसको पता है कि वहां वो कंसोलिडेट करता है तभी वो दुनिया का दादा बना रहेगा। और ऐसे इलाके जहां पे कोई उनको जो है कोई फायदा नहीं है आर्थिक रूप से या फौजी रूप से, वो कहेंगे ठीक है आप अपना दबदबा बना सकते हो, आप बनाइए। चाइना बना सकता है, आप बना लीजिए। रूस बना सकता है, आप बना लीजिए। तो ये सब जो जिसे बोलते चाहिए कि जो रियल पॉलिटिक एक नई वो बन गई है, जिसमें एक नया एलिमेंट आ गया है, वो आ गया है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और दूसरा ये है कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। तो इस तरह की दुनिया अब आपके सामने है। अमेरिका का ये कहना है ट्रम्प साहब का, मेरे देश के इंटरेस्ट में ये है, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका मैं फर्स्ट वही के हिसाब से मैं ये करूंगा। अगर ये दुनिया को सूट नहीं करता तो आप मेरे को दोष क्यों दे रहे हो? मेरे को अमेरिका की जनता ने चुना है, मैं वो कर रहा हूं जो अमेरिका के हित में है। आपको वर्कआउट नहीं हो रहा, आपको सूट नहीं करता, आप मेरे को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, आप तो करिए। मोटे तौर पे है कि अपना अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि इंडिया की जो सिचुएशन है इस समय, दो लिहाज से मुझे इसका जवाब चाहिए। एक तो क्रूड ऑयल नरम होगा, $60 के आसपास रहेगा तो हमारे लिए फायदे की खबर है। दूसरा ये जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट या रीएडजस्टमेंट हो रहा है, इसमें हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, अगर आप खाली तेल के नज़रिए से देखते हैं, तो तेल की कीमतें कम हो जाएँगी, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। और हमारी अर्थव्यवस्था, चूँकि हम एनर्जी डेफ़िसिट हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी जो है तेल है, तो वो हमारे लिए कुल मिला के बुरी खबर नहीं है, क्योंकि तेल महँगा नहीं होगा, तो हमारे लिए बुरी खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह का अब इंटरनेशनल डिसऑर्डर आ रहा है सामने, ऑर्डर तो रहेगा नहीं, अब एक तरह की अव्यवस्था आ रही है। अब इस अव्यवस्था में ये हो गया है, डिसऑर्डर में ये हो गया है कि जो जो कंट्री ताकतवर है वो अपने अपने को सिक्योर करेंगे, जिसको डिप्लोमेसी में बोलते हैं कि अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उसको बनाएंगे। रशिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है, चाइना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है। ये काम वही कर पाएंगे जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है
और जिनके पास फौजी ताकत है, मिलिट्री पावर है। अब अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा, जिससे जब तक कि दुनिया में दोबारा जो है कोई व्यवस्था वापस नहीं आती है, जिसमें लंबा समय अब लगने वाला है, तो उसमें हम अब अपने इंटरेस्ट को कैसे मैनेज करें। हमारी अच्छी बात हमारी ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और हमारी अर्थव्यवस्था में जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी बड़ी भूमिका है। दूसरी बात ये है हमारे को कि कुल मिलाकर के हमारी जो अभी तक अप्रोच रही है, चाहे वो चाइना को लेके हो, चाहे रशिया को लेके हो, चाहे मिडिल ईस्ट को लेके, काफी प्रैग्मेटिक है। अब लेकिन ये है कि जिसे बोलना चाहिए कि जिसको बोलते हैं कि भाई टेल विंड मिलना, जैसे आप टेल विंड मिलती है तो हवाई जहाज तेजी से चलता है। वो टेल राइट। विंड्स हमको नहीं मिलेंगे, टेल विंड्स नहीं है, हेडविंड्स हैं, सामने से आ रही है हवा। अब हमने उसमें ये आवश्यक हो जाएगा हमारे लिए कि अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करें, अब और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए, सोशल हार्मनी को और मजबूत करें और देश के कुल मिलाकर जो रिजॉल्व है उसको और मजबूत करें। जिस तरह का हमारा रिजॉल्व हमने दिखाया है अमेरिका के सामने, खासतौर से टैरिफ के इशू को लेकर के, वो बहुत जरूरी था वो मैसेज देना देश के आंतरिक लिए भी और एक्सटर्नली, इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी। तो मुझे लगता है कि उन पे और करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में ये जो हमारी ग्रोथ रेट है 7%, ये थोड़ा हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है हमको 8 से लेकर 9%, कम से कम 8.5 जीडीपी ग्रोथ हमको चाहिए और उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए। बिना एनर्जी के हम जा नहीं सकते। और कौन सी ऊर्जा चाहिए? हमको अभी तेल चाहिए, गैस चाहिए और कोयला चाहिए। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था चलती है, मैन्युफैक्चरिंग खासतौर से, आज भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल की भूमिका 89% है। 89% रिन्यूएबल एनर्जी की भूमिका ग्लोबली अभी भी अब जाके डबल डिजिट में आई है। पहले तो सिंगल डिजिट में थी, पिछले 12 महीने पहले डबल डिजिट में आई और 11% है मात्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको बहुत ही चाणक्य की नीति को अपनाना होगा और हमको व्यवहारिक संबंध लोगों से बना करके चलना पड़ेगा। जहां से हमको सस्ता तेल मिलता है, अगर वेनेजुएला खुलेगा, वेनेजुएला हम्म। पूरी दुनिया के लिए खुलेगा। अब वो खुलेगा चूंकि हमारी कंपनियां वेनेजुएला को अच्छी तरह जानती हैं, हमारी कंपनियां वहां से तेल का आयात लंबे समय से कर रही हैं। हमारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी विदेश वगैरह ने वहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तेल के कुएं ले रखे हैं वहां पे। तो हमारे सामने जब ये खुलेगा तो हमने ये जो जो कुछ ट्रम्प कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, हमें उस पर हम तो, मैं तो कहता हूं हम तो गांधी और बुद्ध के देश है, हम तो ऐसा करते नहीं है। हम कभी नहीं, हमने ना आज तक इतिहास में किया, ना आगे हम करेंगे, हमारी ये प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन हम इस पे हमको इसको लेके जज्बाती नहीं बनना है, इमोशनल नहीं बनना है, सेंटिमेंटल नहीं होना है। हमको ये देखना है कि ये जो नई दुनिया हमारे सामने है, इससे हम कैसे डील करें, कैसे डील करें, अपने को अपनी सुरक्षा करते करते अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे बनाएं। वेनेजुएला खुलता है तो हमको तुरंत वहां जाना चाहिए। अगर अमरीकी कंपनियों के साथ जाना है तो अमरीकी कंपनियों के साथ जाइए, वहां पे ऑयल एसेट्स खरीदिए, तेल के कुएं खरीदिए, वहां पे उस तेल को भारत लेके आइए। आज हम 56 लाख बैरल तेल प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं, हमारी खपत है 56 लाख बैरल। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता आज हमें तेल के, और आयातक भी है तीसरे सबसे बड़े। आने वाले समय में तेल की रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी, हाइड्रोजन वाइड्रोजन सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमको आने वाले समय में हमें 70 लाख बैरल का तेल प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन। और आने वाले 25 साल के बाद हमारे देश के अंदर तेल की खपत होगी लगभग 90 लाख बैरल प्रतिदिन। हम दुनिया के सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता बनेंगे अमेरिका के बाद। तो आप अंदाज लगाइए कि उसके लिए हमको जहां भी तेल मिलता है, जहां तेल के भंडार है, अब वेनेजुएला को लेकर हमें सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वेनेजुएला की जनता के साथ भारत को होना चाहिए, लेकिन अमेरिका वहां क्या कर रहा है, हमें कोई किसी हम कोई ऐसा, हमें यूनाइटेड नेशंस पे छोड़ देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या वहां कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या वहां हम ऐसा काम कर सकते हैं, तेल के भंडार ले लें या वहां से तेल वहां से ज्यादा खरीदने लगे। हमको ये भी साथ में नहीं भूलना चाहिए, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे जिनके साथ अमेरिका ने किया जो भी किया, वो तानाशाह थे, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन खैर उसके बावजूद जो है हम इसका समर्थन तो कर नहीं सकते कि कोई देश आए एक सॉवरेन कंट्री के राष्ट्रपति को उठा के ले जाए, इसका समर्थन तो भारत कर नहीं सकता, है ना। तो लेकिन ये है कि अब दूसरी तरफ ये भी है, हम अमेरिका नहीं है, हम दुनिया में राइट। जाके दादागिरी तो कर नहीं सकते। हमको अपना इंटरेस्ट देखना है इस समय। हमको एक मोरल स्टैंड हमारा ये है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी किसी देश के साथ ऐसा नहीं करते। ये भारत की संस्कृति है, ये हमारी हमारी राजनीति है, ये हमारी सोच है। लेकिन दुनिया जैसी हमारे सामने आ रही है, हाउ टू डील विद इट।
अब दुनिया जो हमारे सामने आ रही है, वो खौफनाक दुनिया है, जहां पे ये सब कुछ हो रहा है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है, जहां कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहां पे जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिस पे ताकत उसी की चलेगी। अब ऐसी दुनिया से हाउ डू वी डील विद इट? आवश्यक है कि पूरा देश एक साथ हो, सारे हुँ, राजनीतिक दल एक साथ हों, सब मिलकर के ये कोशिश करें कि भाई कैसे भारत, है ना, इस सब से डील करे। लेकिन साथ में ये भी समझने की जरूरत है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी आर्थिक महाशक्ति बने। अगर आप ये सोचिए, हम रूस से तेल मंगाते थे, हमारा क्या था? हम रूस से तेल मंगाते थे, और उसके लिए आप देखिए अमेरिका ने हमको किस तरह का जो है टैरिफ लगा करके पनिशमेंट देने की कोशिश की है। आप अंदाज हुँ, लगाइए। तेल इतना इंपॉर्टेंट है कि तेल आज भारत अमेरिका के संबंधों के बीच में सबसे बड़ी खटास बन के खड़ा हो गया है। तो ऐसे में अपने को, जब हमारी तेल की जो जरूरत है, आज हम 88% इंपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में 95% इंपोर्ट कर रहे होंगे, तब तो फिर हमारे को हम और भी वनरेबल हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक जी। है कि एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें, देश के अंदर जो है तेल के कुएं और उनको खोदें, विदेशों में जाके तेल के कुओं में निवेश करें, और साथ साथ जो है देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से जल्दी इसको करें। हमारे पास 15 साल आने वाले बहुत क्रिटिकल हैं। इन 15 साल के अंदर हमने देश को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बना लेना है कि हम तो किसी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारे ऊपर हमला करे या हमारे को मिसट्रीट करने की हिम्मत ना कर पाए। सर एक क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉडर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अभी आपने एक बात कही कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिका अपनी दादागिरी चलाएगा और वो अपने हिसाब से उसको डील करेगा और उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ताइवान को का एक्सेस कर ले चाइना या यूक्रेन का वो डोनास्क वाला इलाका रशिया ले जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब यूएई के बीच भी लड़ाई चल रही है, वहां पे भी एक इलाका फंस गया है, जापान का चल रहा है। तो जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में ये समझ में आ गया मेरा कोई दोस्त नहीं है, इवन रशिया तक हमारे साथ नहीं खड़ा था उस समय। इस सिनेरियो में इंडिया की जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, ये वाली बात तो अभी ठीक है कि हम अपने को सबल बनाए, जो पता नहीं कितना हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। हमको तो लगता है बहुत बार हम केवल लाडली बहना योजना ही करते रह जाते हैं, उस रियल काम नहीं हो रहे हैं हमारे। जहां पे ये सिनेरियो बन रहा है और आज ही अमेरिका ने फिर धमकी दी कि अगर आपने रशिया से अपना कट ऑफ नहीं किया ऑयल के मामले में, तो हम 100% सैंक्शन टैरिफ लगा देंगे। ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि आप रशिया से अपने संबंध तुरंत तोड़िए और हमने इधर नया ब्लॉक खरीदा, इधर से ऑयल लीजिए 100%, आप रशिया से एक बूंद ऑयल ना लीजिए। ये जो धमकी की लैंग्वेज है, ये जो डराने वाले तरीके हैं, इससे इंडिया कैसे डील करेगा, मुझे ये समझना है, या फिर उसको अपने ब्लॉक में कुछ चेंज करना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमने ऐसी चुनौतियां पहले भी देखी हैं। सन 71 में जब हमारी फौज बांग्लादेश के अंदर गई, इन्हीं पश्चिम के देशों ने हमको तेल बेचना बंद कर दिया था। इन्हीं पश्चिम के देश की यहाँ दो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो बाद में जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उन कंपनियों ने यहाँ पे तेल लाना बंद कर दिया था लगभग, और परेशानी पैदा कर दी थी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। वो कंपनी में से एक आज बीपीसीएल कहलाती है, दूसरी एचपीसीएल कहलाती है। तो ये राइट। पहली बार नहीं है कि तेल को यूज करते हुए हमारी आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी गई है। और तो इसलिए इसका सीधा से ये है कि हमारी अप्रोच व्यवहारिक होनी चाहिए। हमारे को ज्यादा जो है सेंटिमेंट, देखिए, हमारे भारत की कोशिश है वो महाशक्ति बने, सोने की चिड़िया दोबारा बने, सुपर पावर बने। कोई देश नहीं चाहेगा कि आप सुपर पावर बन जाए, कोई देश नहीं चाहता। आपका आपको ये मित्र मित्र होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हमको ये मान के चलना चाहिए कि कोई राजनीति में मित्र नहीं होता। विश्व की कूटनीति में कोई मित्र नहीं है। आपको ये देखना है कि किससे आपको जो व्यवहारिक संबंध बना के कहां से आपको क्या लाभ हो सकता है, आप क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं। चाइना से क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, रशिया से क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, अमेरिका से क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं। हम लोग भावुक हो जाते हैं। हम ये कहते हैं ये तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, मित्र है, फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड। अरे भैया, नहीं होता। आप जो है महाशक्ति बनना चाहते हैं, आप छोटा से एक कोने में बैठना चाहें तो तमाम आपको मित्र मिल जाएंगे। आप ये कहें कि मैं जो है वो विश्वगुरु बनना चाहता हूं, मैं सुपर पावर बनना चाहता हूं, तो तमाम देश आपके खिलाफ हो जाएंगे, और हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में हमारा प्रभाव बहुत अच्छा था। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया, बिलियंस का। और उसका नतीजा ये था कि बांग्लादेश और भारत के बड़े अच्छे संबंध हो गए, इंटरडिपेंडेंस बनने लगी, एक दूसरे पे निर्भर होने लगे। तमाम दुनिया के देश डर गए। उनको लगा जब बांग्लादेश अब बड़ा कंट्री भारत के प्रभाव में आ गया है, तो थोड़े दिनों के बाद बर्मा आ जाएगा, फिर थाईलैंड आ जाएगा।
फिर वियतनाम आ जाएगा। तो ये हो क्या रहा है? तो वो देश जिनको हम मित्र बोलते हैं, उन्होंने ही वहां पे जिन देशों को हम दुश्मन समझते हैं, उनके साथ मिलके हमारे खिलाफ साजिश करी, और बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है उसका रिजल्ट है। तो ये दुनिया है। अब हमारे लिए आवश्यक ये हो जाता है कि हमारी अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको वो करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमको विदेशों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, इसीलिए मल्टी अलाइनमेंट लाना पड़ेगा। 3 चीजें मुख्य हैं। एक तो एनर्जी के लिए हमको करना पड़ेगा, दूसरी बात टेक्नोलॉजी के लिए हमको करना पड़ेगा, और पूंजी के लिए करना पड़ेगा। हमें जरूरत है इसकी। हम इन तो इसलिए हमको प्रैग्मेटिक बन के, हमको जो है जिस जिस देश से जो मिलता है वो ला करके आए, और इस सब को यूज करते हुए जैसे चाइना ने किया। 1980 तक चाइना भारत से पीछे था, हर पैरामीटर पे भारत से पीछे था। उन्होंने पश्चिम के देशों को जाके वहां, अरे भाई आप फैक्ट्रियां आप क्यों चला रहे हैं, चाइना में लगा दीजिए अपनी फैक्ट्री। हर बड़ी कंपनी पश्चिम की जो है उसने लाके चाइना में फैक्ट्री लगा दी, और चाइना ने कहा आइए ये आप ही की फैक्ट्री है, ये हमारी नहीं है, आपकी है। एप्पल को कहा 100% आपकी है। और जब समय आया तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो चाइना है, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और इन द प्रोसेस वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, छुप छुप करके, चुपके चुपके। तो ये जी। जो अब लेकिन हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया जो चाइना ने गेम खेला वो तो मतलब एक बार ही खेला जा सकता है। और दूसरी बात, भारत तो डेमोक्रेसी है, या चुपके तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे को ये दुनिया आपके सामने है, जो आगे आपको हॉराइजन दिख रहा है, वो हॉराइजन बहुत सुंदर नहीं है। हॉराइजन में कांटे ही कांटे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और कुल मिलाकर के वो भयावह है। अब इस सब में हम कैसे नेविगेट करें? लेकिन अगर हमको जो है अपनी खूब आत्मविश्वास को रखते हुए, मेरा मानना है कि भारत जो है आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अगर हम सही तरीके से नेविगेट करें और अपनी जो जो भी कमियां उनको ठीक करें और अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, तो हम वहां पहुंच जाएंगे। और खास तौर से अब इसी में लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, खास तौर से हमको ध्यान देना है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, कुछ ऐसे प्रदेशों पे जो आर्थिक रूप से अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां तमिलनाडु पहुंच गया है, गुजरात पहुंच गया है, महाराष्ट्र पहुंच गया है, कर्नाटक पहुंच गया है। आवश्यक है इन सारे प्रदेशों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, इन यहाँ पे विकास तेजी से करा जाए, जिससे कि जो भी हमारे अंदर हम और तेजी से आगे बढ़ सके। आपके सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जीडीपी ग्रोथ जी। रेट आपको 8-9% लेके जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ऊर्जा ज्यादा चाहिए, और वो ऊर्जा आपको जहां से मिलती है वहाँ वहां से से लेके लीजिए। आइए, चाहे वो ऊर्जा वेनेजुएला से लानी पड़े। सर एक लास्ट क्वेश्चन, पूरी बातचीत से 2-3 चीजें आप लगातार एम्फसाइज कर रहे हैं, उसमें हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या पॉलिसी मेकिंग में हमारा इमोशनल कोशेंट ज्यादा है, हम ज्यादा रिजिड हैं, और वो उतना प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं हो पा रहा है? ये आपको ऐसी दिक्कत दिखती है? खासतौर पे ट्रेड डील में भी ऐसा लगता है कि बात इमोशनल कोशेंट की तरफ ज्यादा है। मुझे लगता है कि इमोशनल नहीं, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पॉलिसी के स्तर पर कोई ऐसा कोई कमी नहीं है। पॉलिसी बनाने में हम लोग ठीक ठाक हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आइडियोलॉजिकली हम कई दफे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी ओके। आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कि हमारी आइडियोलॉजी ये होना चाहिए कि हमने दशकों तक ये जो पुराने किस्म का सोशलिज्म था इसको प्रैक्टिस किया, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकल करके नहीं आए। आज भी देश में तमाम लोग गरीब हैं, आज भी कई इलाकों में हम पीछे हैं, और कई प्रदेश हमारे वो पिछड़े हैं। तो ये सारी, तो ये जो हमको आइडियोलॉजिकली बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा। आइडियोलॉजिकली हमको होना चाहिए भैया हम जो है वो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी लेकर के आएंगे, और वो सारे सेक्टर जहां पे सरकार की भूमिका नहीं है, सरकार को हट जाना चाहिए। जैसे बीपीसीएल है, क्यों सरकार चला रही है उसको? एचपीसीएल है, क्यों आपने थोप दिया ओएनजीसी को? मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। और क्यों सरकार अभी तक दिल्ली में शोका होटल चला रही है? सरकार का काम है रेस्टोरेंट चलाना या होटल चलाना। तो ये मुझे लगता है कि जो जो आइडियोलॉजिकल बात है, देखिए, आप जब तक कि हमारा देश में, हमारे देश का जो इंस्टिंक्ट है वो जो है उद्यमी बनने का है। हमारा देश हमेशा जो है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के आगे रहा, इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारे यहाँ तो कास्ट भी कुछ ऐसी है, मैं इसलिए नाम कास्ट लेके आ रहा हूं, जो जिनको बारे में जाना जाता है कि वो बिजनेस बहुत अच्छा करती हैं। कौन से देश में ऐसा है कि पूरी पूरी कम्युनिटी, करोड़ों लोग बिजनेस के मसले में मास्टर है, माहिर है? आपने दशकों तक उनको सप्रेस किया। तो वो मुझे लगता है एक नई सोच, नई संस्कृति, और खुल के आना चाहिए कि हमको मार्केट इकोनॉमी चाहिए, हमको ना कैपिटलिज्म चाहिए ना सोशलिज्म चाहिए। हमारे यहाँ हमको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, जिससे कि लोग आगे आए। हमारे यहाँ इस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए कि लोग करोड़पति बने।
लोग जो है वो जी, कैपिटल जनरेट करें, लोग संपदा अब ये कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन करें। लेकिन साथ में वो सारे लोग जो कि थोड़े कमज़ोर हैं या जिनको सहायता की ज़रूरत है, हमारे पास इतना वो हो कि हम मिल कर के उनकी भी सहायता करें और उनको हम ऊपर उठा के लाएँ, पुल देम अप, ऊपर उठाएँ। हमको खुल के आना पड़ेगा। ये जो होता है कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो समाजवादी, हमारे यहाँ तो ये समाजवादी सोच परदेसी है भैया, नहीं चाहिए हमको। भारत जब सोने की चिड़िया था वो समाजवाद से नहीं बना था। भारत सोने की चिड़िया था वो इसलिए बना था कि हमारे देश में घर-घर, गाँव-गाँव उद्यमी था। उद्योग थे, हुँ, गाँव-गाँव में उद्योग थे। हमको वापस वहाँ जाना पड़ेगा, गाँव-गाँव में उद्योग खोलने पड़ेंगे। जो उद्यमी बने उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। उसको भी सिपाही बनाना कि राष्ट्र का सिपाही है। उसको नुकसान होता है या वो अपनी कोई आदमी अगर जो है वो बिजली का खंभे में काम करते हुए उसकी मौत हो जाती है, वो उसको शहीद कहना पड़ेगा। वो भी शहीद है, देश के लिए मर रहे हैं। तो ये सारी हुँ, सोच को बदलना पड़ेगा और ये इसके लिए जो जो थिंकिंग है, तो मुझे लगता है अपफ्रंट हमको ये करना जब तक हम ये नहीं करेंगे, तो आप इसी में खाली आ जाएँ कि आप मुफ़्त में पेट्रोल दे दो, मुफ़्त में डीज़ल दे दो, राइट, मुफ़्त में बिजली दे दो। ये जो सारी संस्कृति है कानूनी रूप से इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि हमको ये लेके चाहिए जो आदमी उद्यमी बनना चाहता है, ऐसे कानून लाइए, ऐसे बैंकिंग व्यवस्था लाइए, जो आदमी अच्छा आपको डीपीआर देता है, एक प्रोजेक्ट हुँ, रिपोर्ट देता है ना? हुँ, चाहे वो पढ़ा-लिखा है, चाहे कम पढ़ा-लिखा है या अनपढ़ है। अगर आपको लगता है इसको सपोर्ट करें तो ये 4 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करेगा, उसको आगे लाइए, उसको प्रोत्साहित करिए। ये इस तरह की व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि जब अंग्रेजी नहीं आती तो आप डीपीआर नहीं बना सकते, आपका डीपीआर अच्छा नहीं है तो लोन नहीं, ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जब तक ये होगा तो हम अपने आप सुपर पावर बन जाएँगे। देखिए अमेरिका सुपर पावर जब बना, तो अमेरिका कोई कोई प्लान नहीं था। हुँ, उन्होंने क्या करा सबको छूट दी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उन्होंने ये देखा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो उनको पता लगा कि वो तो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। इससे तो ये आपको अपना विकास करिए। उसके बाद लोगों का काम है आपके ऊपर मेडल लगाएँ कि आप सुपर पावर बन गए। तो हमको ये जब तक हम नहीं करेंगे, तो जो आपका जो सवाल था उसका मेरा ये मानना है कि हम जो आइडियोलॉजिकली कन्फ्यूज़्ड हैं अभी तक, हमको आइडियोलॉजिकल हुँ, क्लैरिटी चाहिए, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी चाहिए, ना हमको पूंजीवाद चाहिए, ना हमको समाजवाद चाहिए। हमको भारतीयवाद चाहिए और भारतीयवाद का मतलब यही हुआ हर भारतीय जो उसका उसकी जो नेचुरल टैलेंट है, उसका जो पोटेंशियल है, उसके अंदर जो एक उद्यमी बनने की लालसा है, उसको हम प्रोत्साहित करें। जो नौकरी करना चाहता है, नौकरी करें। नौकरी भी चाहिए, वो भी करने वाले लोग चाहिए। लेकिन कुल मिला के संस्कृति ये होनी चाहिए कि आपके अंदर का जो टैलेंट है, उसको बाहर निकाल के लाएँ। बिल्कुल सही और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाल की घटनाओं से हमें दिख गया है कि खुद करने से ही आप सबल बनेंगे, आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि वक़्त पर कोई काम आता नहीं और कभी नहीं आया था, ये हज़ारों साल का इतिहास है कि आपको खुद में ही अपने आप में ताकतवर बनना पड़ेगा। सर बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक डिटेल यू। में आपने हमें समझाया कि इस पूरी घटना को बिना इमोशनल हुए प्रैग्मैटिक तरीके से सोचें और वेनेजुएला कांड में भारत अपना हित सर्वोपरि रखे। बिल्कुल सही एक बात लाइन है। की बात ये है। सर थैंक यू सो मच ऐसे ही थैंक्स कोई फॉर हैविंग घटना मी। होती तो आपसे समझने में बड़ा अच्छा लगता है और दर्शक बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपकी क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी।